नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 17 महीनों में बेहतर हुई अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री का दावा। वित्त मंत्री ने की जरूरतमंदों को सब्सिडी की हिमायत। विकास के लिए जरूरी है बोलने की आजादी, जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री का बयान। कहा, लेखकों और विचारकों पर हमले जायज नहीं। आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन पर साथ काम करेंगे भारत और चीन। उपराष्ट्रपति और चीन के उपराष्ट्रपति में आपसी और वैश्विक मसलों पर बात। 2 समझौतों पर दस्तखत। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका, 9 कांग्रेसी विधायक बीजेपी में शामिल। पार्टी महासचिव राम माधव की मौजूदगी में ली पार्टी की व्यवस्था। मोहाली में फिरकी में फंसे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज, 184 रनों पर ढेर। अश्विन ने लिए 5 विकेट। भारत को पहली पारी में 17 रन की बढ़त। आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि पिछले 17 महीनों में अर्थव्यवस्था सुधरी है। दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने समावेशी सुधार पर जोर देते हुए गरीबों को मजबूत बनाने वाली आर्थिक नीतियां बनाने की बात कही। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सब्सिडी को अर्थव्यवस्था के लिए बोझ बताया। उन्होंने कहा कि सब्सिडी का लाभ सिर्फ जरूरतमंदों को ही मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बीते 17 महीने में मुद्रास्फीति और विदेशी निवेश समेत अर्थव्यवस्था के तमाम मोर्चों पर चौतरफा सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन योजना के तहत खोले गए 19 करोड़ खातों में 26,000 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन is not just about opening bank accounts or enabling electronic payments. I firmly believe that India has tremendous entrepreneurial energy. This needs to be harnessed so that we become a nation of job creators rather than job seekers. प्रधानमंत्री ने कालाधन वापस लाने की सरकारी कोशिशों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक 10,500 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाने में मदद मिली है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नीतियों का मुख्य जोर गरीबों को आर्थिक नजरिए से मजबूत बनाने पर होना चाहिए। Well designed schemes and subsidies do have an important place, but empowering the poor is far more effective than empowering the poverty alleviation industry. सम्मेलन में शिरकत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उच्च विकास दर को गरीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार करार दिया। उन्होंने सिर्फ जरूरतमंदों को ही सब्सिडी मिलने की हिमायत की। Should we allow subsidies to continue indefinitely as an unquantified amount going to an unidentifiable section of people, or do we make sure that they are targeted to specific categories which need them the most? वित्त मंत्री ने माना कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हालात मुफीद नहीं हैं। बावजूद इसके भारत में तेज रफ्तार से विकास की अपार संभावनाएं हैं। वित्त मंत्रालय के इस सम्मेलन की थीम जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल रखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ moneybasker.com के संपादक हरवीर सिंह। हरवीर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गरीबों के लिहाज से नीतियां तैयार होनी चाहिए, और वित्त मंत्री ने जो कहा है कि असल में विकास दर जब ऊंची होगी तो उसका सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा, क्या वाकई ये दोनों तथ्य एक साथ जोड़कर आप देखें तो एक सही रास्ता दिखता है? देखिए, दोनों लोगों ने गरीबी की बात की, गरीबी घटाने की बात की, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरा मसला है कि क्या ऊंची विकास दर से गरीबी घटती है, इसको लेकर के तमाम सारी जो इकोनॉमिक की थ्योरीज हैं उनमें बड़े सवाल उठते रहे। हम लोग तो 2 अंकों तक, एक क्वार्टर ऐसा भी आया था कि 10% हम लोग हो गए थे। ऊंची विकास दर हमने हासिल की, बीच में जैसे ग्लोबल सिनेरियो ठीक नहीं था तो हम लोगों को भी नीचे आना पड़ा। तो उसमें यह है कि गरीबी तो हमारे यहाँ कम नहीं हुई। अगर जो
सरकार से बाहर के लोग जो इस तरीके के आंकड़े लेकर के आते हैं कि 70% आबादी आपकी इतनी गरीब हालत में है कि उनको ठीक से वो खाना भी ठीक से नसीब नहीं है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है। और आंकड़ों के फेरबदल में गरीबी घटा लेना दूसरा मसला है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि ऊंची विकास दर गरीबी को घटाने में सहायक हो, या उतनी तेजी से उससे गरीबी घटे जितनी तेजी से विकास दर बढ़ती है और गरीब और अमीर के बीच असमानता का जो दायरा है वो बढ़ता है और वो बढ़ता जा रहा है। और क्या फोकस जो दिख रहा है सरकार का भी, असल फोकस जो है अब तक यही है कि कैसे ग्रोथ रेट को डबल डिजिट में लाया जाए, या फिर वाकई उसकी बजाय पूरा फोकस उन नीतियों पर है कि गरीबी को कैसे कम किया जाए, या फिर जो कि खाई है उसको पाटने का काम? देखिए, ये एक काफ़ी अगर कुछ पिछले कुछ बरसों से, बल्कि 1-1.5 दशक से ये बड़ा जद्दोजहद चल रही है। एक वर्ग तो कहता है कि हमें जीडीपी को जितना तेज़ी से बढ़ा सकते हैं बढ़ाना चाहिए, और उससे जो फ़ायदे होंगे वो परकुलेट होंगे नीचे, तो लोग अपने आप जो है गरीबी से बाहर आते चले जाएंगे। दूसरा है कि आप टारगेटेड स्टेप्स लें कि जो देश का सबसे कमज़ोर वर्ग है, जिसको सरकार की मदद की ज़रूरत है, उसको आप किस तरीके से गरीबी से बाहर निकालें। तो उसका सबसे पहला तो और सबसे बेहतर विकल्प तो है कि आप उसको रोज़गार का अवसर दें, तो अपने आप ही गरीबी से बाहर आएगा। जहाँ तक रोज़गार का मसला है, उसमें लगातार हम लोग बहुत ही बुरी हालत में हैं। बेरोज़गारी बढ़ रही है, और जो चैलेंज सरकार के सामने, जो पिछली सरकार के सामने थे, वो इस सरकार के सामने भी है। अभी हालात नहीं बदले हैं, सब लोग इस बात को स्वीकारते हैं, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हो या आरबीआई गवर्नर हो, क्योंकि मंत्री जो है उनका इकोनॉमिक्स में उतना बड़ा पकड़ तो होती नहीं है। जिस तरीके से आज जेटली ने कहा कि ये सब्सिडी ज़रूरतमंदों को बिल्कुल जानी चाहिए, और जो ये आपका आधार हुआ और जनधन के साथ जोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो पिछली गवर्नमेंट के टाइम में शुरू हो गया था, इस गवर्नमेंट ने उसको मजबूत किया, और 20 साल से ये कवायद चल रही है। करीब 97-98 के आसपास जो है एक NIPFP ने एक पेपर बनाया था जिसमें सब्सिडीज़ को आंकने की कोशिश की गई थी, और कौन सी सब्सिडी उनको एक मेरिट रखा था जो रहनी चाहिए, एक डीमेरिट में कर दिया था, और किस तरह से टारगेटेड लोगों तक पहुंचाया जाए। उस पर लगातार काम हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी बात है, जब तक आप रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ग्रामीण भारत को मजबूत नहीं करेंगे, रोजगार के अवसर वहाँ मुहैया नहीं कराएंगे, तब तक गरीबी कम होने वाली नहीं है। और ये दिख भी रहा है, क्योंकि सरकार को भी अब 17 महीने की बात है, 2 साल होने को हो गए और जा रहे हैं, और कोई बड़ा एजेंडा पॉवर्टी एलिवेशन का दिख नहीं रहा है। जनधन अकाउंट खोलना अलग बात है, सवाल है कि उस अकाउंट को एक्टिवेट रखने के लिए अभी एक अच्छा लालच जो रहा है कि जो इसके साथ में जो इंश्योरेंस की जो स्कीम्स जोड़ेगी, दैट इज वो अच्छी है, वो एक तरीके से अच्छी है, क्योंकि समाज के कमजोर वर्ग का व्यक्ति अगर उसको एक इंश्योरेंस उसके पास है, हेल्थ इंश्योरेंस या दूसरा, तो वो उसको एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी दे रहा है। लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको गरीबी से बाहर निकाल देगा। ये सब्सिडी को लेकर जो वित्त मंत्री ने कहा है, और हरवीर जी, एक बड़ा तबका है जो इसको बहस के तौर पर पेश करता रहा है कि जब सब्सिडी की बात आती है सरकार हटाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जब कॉर्पोरेट सेक्टर को सब्सिडी की बात होती है उसमें लगातार इजाफा होता दिखा है। बिल्कुल, देखिए, अभी जो रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा पिछले 2 दिनों में, शायद आज भी कहा, जो सबसे बड़ी दिक्कत है इकोनॉमी की, वो ये है कि हमारी तमाम सारी जो कंपनियां हैं, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर, उसके ऊपर बहुत भारी कर्जा है, उनकी हैवी जो इंडेटनेस है, उनकी बैलेंस शीट बहुत पुअर हो गई है, उनके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अब उनकी बैलेंस शीट ने हमारे सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट को ख़राब कर दिया है, तो उनके पास अब ज़्यादा कर्जा देने को पैसा नहीं है, या जिस तरीके से रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ समय में ब्याज दर जो पॉलिसी रेट घटाए, उसको उन्होंने नीचे ही नहीं किया, जो है अभी 0.6 या 0.7% का बेनिफिट दिया, जबकि करीब 1.25% कम हो गया। इवन आज जिस तरीके से SBI का रिजल्ट आया, 25% मुनाफा बैंक को हुआ है। भाई, आप मुनाफे के लिए बैंक चला रहे हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है, ये जो बेनिफिट आपको पॉलिसी रेट में कटौती करके जो कॉमन मैन को आपको देना था, वो आपने नहीं दिया, तो ये अजीब घालमेल है। और क्योंकि बैंकों के NPA इतने ज़्यादा बढ़े हैं, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनके चलते, तो इसमें जो कॉमनर है, जो गरीब आदमी है, उसकी क्या गलती है? आप उसको कि उसकी सब्सिडी भी बंद कर दो, उसका सारी चीज़ें आप बंद कर दो, लेकिन जो कॉरपोरेट जगत है उसके लिए आपने कहा कि हम तो आपका जो कॉरपोरेट टैक्स है उसको आप घटा करके 25% पे ले आएंगे। दूसरे आप ये कह रहे हैं कि हालांकि उसको लेकर के बहस हो सकती है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जिनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी डाली गई और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मामला है, वो कहते हैं आप बाहर नेगोशिएट कर लेंगे। तो एक सेक्शन के लिए तो आप बिल्कुल बिछ जा रहे हैं, दूसरे
आपने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया कि मेक इन इंडिया करेंगे, ये करेंगे, अभी तक तो कोई ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट आया नहीं है और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, उसको आप इतना बेनिफिट दे रहे हैं, तो इसमें से कुछ हिस्सा अगर आप रूरल इंडिया की तरफ बढ़ा देते हैं। यहाँ भी कहूँगी कम शब्दों में कि खाई यहाँ भी बढ़ती बढ़ रही है। दूसरे क्या है कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर, उन सब के ऊपर सरकार के खर्चे में लगातार कटौती है और कोई ऐसा रिवोल्यूशनरी प्लान, कोई रोड मैप, कोई ऐसी स्कीम ये लोग लेकर के नहीं आए हैं जो इस सबसे ज़रूरतमंद सेक्टर को आगे बढ़ाएं। और ये मानिए कि एग्रीकल्चर में अगर 1% GDP बढ़ती है तो दूसरे सेक्टर में 2% से जितना बेनिफिट होता है गरीबों को, एग्रीकल्चर में उतना 1% की ग्रोथ से होता है। वाकई इसीलिए कि जो प्रधानमंत्री वाकई कह रहे हैं कि गरीबों के हित की तरह नीतियां बने, क्या वाकई वो हकीकत में धरातल में वास्तविकता पर उसके करीब है, उससे दूर। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। यह थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि विकास के लिए बोलने की आज़ादी ज़रूरी है। लेखकों और विचारकों पर हमले को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर हुए समारोह में मनमोहन सिंह ने कहा कि असहमति के अधिकार के दमन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल ही में लेखकों और विचारकों पर हमले पर चिंता जताई है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर हुए समारोह में उन्होंने कहा कि धर्म किसी भी सार्वजनिक नीति का आधार नहीं बन सकता। is deeply concerned at the recent tragic instances of blatant violation of the right to freedom of thought, belief, speech and expression in our country by some violent extremist groups. मनमोहन सिंह ने कहा कि खराब माहौल से आर्थिक विकास पर भी खतरा पैदा हो सकता है। Suppression of dissent or free speech poses a grave danger for economic development as well. There can be no free market without freedom. The nation सम्मेलन के पहले दिन इतिहासकार इरफान हबीब और वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। Pandit Nehru is particularly important because he led free India in the first 17 years, which agreed to this, that there should be a secular India, that there should be equal treatment for all. समारोह में शामिल वक्ताओं ने कहा कि पंडित नेहरू की विचारधारा ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। साथ ही जवाहरलाल नेहरू की विरासत को संजोने पर भी जोर दिया गया। इस सम्मेलन का आयोजन राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी स्टडीज ने कराया है। 2 दिन चलने वाले इस समारोह में शनिवार राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को खारिज किया है और इसे गुमराह करने वाला करार दिया। बीजेपी ने असहनशीलता के मुद्दे पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको राजनीति करना चाहते हैं इंटॉलरेंस की, तो मनमोहन सिंह जी आप पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और इस तरह की आप बात करें और लोगों को, देश को भ्रमित करें और बांटें, ये शोभा नहीं देता। भारत और चीन ने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन पर मिलकर काम करने की बात दोहराई है। चीन ने व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए चीनी निवेश बढ़ाने की वकालत की है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और चीन के उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ के बीच बातचीत में दोनों देशों ने विवादित मसलों को बातचीत से हल करने पर सहमति जताई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और चीन के उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ के बीच शुक्रवार को दिल्ली में आपसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई।
वार्ता के बाद दोनों देशों ने 2 समझौते किए। ये समझौते लांगचेन जांगपो और सतलुज नदी में बाढ़ के दिनों में पानी के आंकड़े साझा करने और चीन में गुप्तकाल की कला के प्रदर्शन से जुड़े हैं। On provision of hydrological information of the Langchen, Zangpo or Sutlej River in flood season by China to India. चीन के उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। भारत ने आतंकवाद, व्यापार में असंतुलन, सुरक्षा परिषद में सुधार और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के मुद्दे उठाए। चीन ने भी इन पर सहयोग की बात की। इस यात्रा को विश्वास बहाली के लिए अहम माना जा रहा है। The visit of the Chinese Vice President is part of the intensification of high-level exchanges between India and China. Since the formation of the new government in May 2014, Prime Minister Modi has met President Xi Jinping 5 times and Premier Li Keqiang twice. Vice President Shri Hamid Ansari had paid a visit to China in June 2014. चीन के उपराष्ट्रपति इससे पहले औरंगाबाद और कोलकाता भी गए। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर का दौरा किया। औरंगाबाद और चीन के डुओहांग शहर मिलकर काम करने के इच्छुक हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में चीन सवारी बसों का निर्माण करना चाहता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। भारत और इंडोनेशिया अब संयुक्त कार्यसमूह के जरिए सुस्त पड़े आपसी व्यापार और समझौतों को रफ्तार देंगे। इंडोनेशिया के दौरे से बीती रात लौटे उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आसियान देशों के साथ संपर्क बढ़ाने को सरकार की एक्ट ईस्ट नीति को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि सहिष्णुता और बहुलवाद देश के संविधान में रचा बसा है और इस बारे में दुनिया भारत से सीख लेती है। इंडोनेशिया दौरे से स्वदेश लौटते वक्त विशेष विमान में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भारत इंडोनेशिया के बीच व्यापार को और बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश संयुक्त कार्य समूह का गठन करके आपसी समझौतों को अब तेजी से लागू करेंगे। Perhaps the time has come for us to set up a joint working group which will work to time schedules and report to the principals. And I'm very happy to say that he readily accepted this suggestion and now the two systems will get down and work on it. उपराष्ट्रपति ने असहिष्णुता के मुद्दे पर देश में चल रही बहस पर भी खुलकर अपनी राय रखी। No political party actually says that intolerance is their agenda. Everybody's agenda is the same. I'm talking of proclaimed agenda. If there are shortcomings for this reason or that reason, that's another matter. उपराष्ट्रपति ने कहा कि धर्म को आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आयुर्वेद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े समझौते हुए। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ दक्षिण चीन सागर, जलवायु परिवर्तन और समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति इंडोनेशिया और ब्रुनेई के दौरे पर 1 नवंबर को गए थे, लेकिन बाली में ज्वालामुखी रिसाव के चलते एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द होने के बाद उन्हें इंडोनेशिया से ही भारत लौटना पड़ा। अमृता राय, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू करने के लिए दीपावली से पहले अधिसूचना जारी कर देगी। पूर्व सैनिकों ने आज अधिसूचना में देरी पर नाराजगी जताते हुए अगले हफ्ते से अपने मेडल वापस करने की चेतावनी दी। और इसके बाद मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि दिवाली से पहले ओआरओपी लागू हो जाएगी। आपको मालूम है दिवाली के पहले हो जाएगा। दिवाली से पहले हो जाएगा सर, होना चाहिए। राहुल गांधी ने पंजाब दौरे के दूसरे दिन पदयात्रा कर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों की समस्याओं को जाना। राहुल ने किसानों की बदहाली के लिए एक बार फिर राज्य सरकार को दोषी बताया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब दौरे के दूसरे दिन भूकियावाला से मल्लावाला तक पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार राज्य में किसानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां हर एक चीज को, चाहे वो शिक्षा हो, खेती हो, बीज हो, पानी हो, बिजली हो, सबका सब एक परिवार ने कंट्रोल करके रख रखा है और आजकल वो आपके बीच में भी नहीं आ पा रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने बटिंडा के पास तलवंडी में गुरुद्वारा तख्त दमदमा साहिब में मत्था टेका। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बटिंडा के
भगवानगढ़ में आत्महत्या करने वाले किसान जगदेव सिंह बोगड़ के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना जताई। राहुल गांधी ने यही विश्वास दिया जी, हमारी सरकार तो है नहीं, हम आपके बल हमारे बलों नौकरी तुम्हारे को मतलब देंगे, मतलब जॉब बढ़िया देंगे, माली मदद भी करके गए जी 1 लाख की। बठिंडा में सफेद कीट के प्रकोप के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसे लेकर पिछले महीने किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया था। इसे देखते हुए राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने किसानों की बदहाली के अलावा युवाओं में बढ़ती नशाखोरी और बेरोजगारी की समस्या पर भी चिंता जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 9 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ये सभी ममता शर्मा गुट के थे और शर्मा अगस्त में ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इन विधायकों को अगस्त में ही कांग्रेस से बाहर करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस ने कहा कि इन विधायकों के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असम में कांग्रेस पिछले करीब 15 साल से सत्ता में है। अब असम का भविष्य बदलना निश्चय है, ये बात तो असम के मुख्यमंत्री जी को भी मालूम हो गया है। इसलिए मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि वो बहुत एक प्रकार से व्याकुल है। अब कह रहे हैं कि जो भी आए, वो भी बुला रहे, जो भी आए साथ में आ जाए, बीजेपी को रोकना है। 27 साल बाद भारत लाए गए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में रखा गया है। जांच एजेंसी की टीम उससे पूछताछ कर रही है। राजन पर हत्या और वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। राजन से दाऊद के बारे में भी अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। सीबीआई टीम शुक्रवार सुबह छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से दिल्ली लेकर आई। उसे सीबीआई इंटरपोल की हिरासत में रखा गया है। सुरक्षा कारणों से राजन को अदालत ले जाने की उम्मीद कम है। उसकी कस्टडी पर सीबीआई मुख्यालय में ही मजिस्ट्रेट सुनवाई करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राजन के खिलाफ सभी मामले सीबीआई को दे दिए हैं। Case has been transferred to CBI, so everything will be taken over. One agency handling the issue will always help the case cracking anything if need be. राजन पर दिल्ली और मुंबई में करीब 76 मामले दर्ज हैं। भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में भी उसका नाम है। एक वक्त में राजन दाऊद का बेहद करीबी था। जांच एजेंसियां दाऊद से जुड़ी जानकारियां भी हासिल करने की कोशिश करेंगी। इसको लाने का फायदा यही है कि एसोसिएट है दाऊद का कितना बचाता है, यानी कि कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे भी दे जिससे कि उसके मदद हो सके पकड़ने में, इसको माफ भी किया जा सकता है। विपक्ष का कहना है कि राजन जैसे कई भगोड़ों को अब भी भारत लाया जाना बाकी है। I am very glad that Australian government has cooperated and taken some initiatives, and we've got him. But it's one of many other people that we need to get. राजन साल 1988 में भारत से फरार हो गया था। 25 अक्टूबर को उसे ऑस्ट्रेलिया से बाली पहुंचने के बाद गिरफ्तार किया गया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब सभी को 8 नवंबर का इंतजार है। चुनाव का गुबार थमने के बाद इस दिन बिहार के नतीजे आएंगे। पूरे देश की निगाहें बिहार के नतीजों पर टिकी हुई हैं और राज्यसभा टीवी उस दिन आप तक पल पल की खबरें पहुंचाएगा। 8 नवंबर का इंतजार इस वक्त पूरा देश कर रहा है। उस दिन तय होगा कि अगले 5 साल तक बिहार की कमान किसके हाथों में रहने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव की शानदार कवरेज के बाद अब राज्यसभा टीवी एक बार फिर आपको देगा पूरे दिन पल पल की खबर। हमारे संवाददाता बिहार के सभी मतगणना केंद्र में मौजूद होंगे और वहां से आपको पता चलेगा कि बिहार में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे, किस खेमे में उत्साह है और कौन निराश है। सुबह 7 बजे से राज्यसभा टीवी पर ये खास पेशकश जारी रहेगी। रविवार को पूरे दिन आप राज्यसभा टीवी पर देखेंगे सबसे सटीक नतीजे और मशहूर राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल करेगा नतीजों का निष्पक्ष विश्लेषण। बीते कई चुनावों में राज्यसभा टीवी आप तक पल पल की खबरें और सटीक विश्लेषण पहुंचाता रहा है। बिहार के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। राज्यसभा टीवी ने इसके लिए खास कॉल सेंटर बनाया है जो कि सीधे बिहार की हर सीट से जुड़ा होगा और हम उसके जरिए आपको दिखाएंगे सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे निष्पक्ष चुनावी रुझान। उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक और गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक हर चुनाव में सूचना, विश्लेषण और जमीनी पड़ताल को आप सब ने सराहा।
अब बारी बिहार की है। सटीक जानकारी और शानदार चुनावी विश्लेषण के लिए रविवार सुबह 7 बजे से आप देखना ना भूलें राज्यसभा टीवी। मोहाली टेस्ट का दूसरा दिन गेंदबाजों के नाम रहा है। भारतीय स्पिनर्स के आगे दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज बेबस नजर आए हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 184 रन पर ही सिमट गए और इस तरह भारत को पहली पारी में 17 रन की बढ़त मिल चुकी है। भारत ने पहली पारी में 201 रन बनाए थे। अफ्रीका की ओर से एबी डिविलियर्स ने सबसे ज़्यादा 63 रन बनाए और भारत की ओर से ऑफ स्पिनर अश्विन ने दक्षिण अफ्रीका के 5 बल्लेबाजों को आउट किया। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही और जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अंबुमणि रामदास की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। रामदास ने भ्रष्टाचार के मामलों में अपने खिलाफ लगे आरोपों को खत्म करने की मांग की थी। रामदास पर मेडिकल कॉलेजों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। पटेल आंदोलन के संयोजक हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। हार्दिक ने खुद पर चल रहे देशद्रोह के मामले को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई 5 जनवरी को होगी। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। जांच एजेंसी की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट में उसे पक्ष रखने का मौका नहीं मिला, इसी वजह से न्याय नहीं हुआ, इसलिए मामले पर फिर से विचार किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीफ बैन के लिए नया कानून बनाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर फैसला करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है। दिल्ली सरकार ने कहा कि इसके लिए पहले से ही कानून बना हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से 6 हफ्ते के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग में 3 आयुक्तों की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। कुल 553 उम्मीदवारों में से 3 आयुक्त चुने जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने राज्य में माओवादियों समेत कई चरमपंथी संगठनों के सक्रिय होने की बात कही है। गोगोई ने कहा कि कई चरमपंथी संगठन राज्य में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदूषण की समस्या को लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पर्यावरण मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण एजेंसियों के साथ मिलकर प्रदूषण को रोकने के लिए रोजाना निगरानी और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी गिरावट रही। सेंसेक्स 39 अंक की गिरावट के साथ 26,265 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1 अंक की गिरावट के साथ 7,954 पर बंद हुआ। बांग्लादेश ने अपने पुलिसकर्मियों को हमले के बदले हमला करने की अनुमति दी है। बांग्लादेश ने यह कदम एक हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद उठाया है। अमेरिका में कल से क्रिकेट ऑल स्टार 2020 सीरीज का आगाज होगा। 3 मैचों की इस सीरीज में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न समेत कई पूर्व खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।